दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की जो प्रक्रिया है वो 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। यानी कि जो 7 चरणों का चुनाव होना है उसमें जो पहला चरण का चुनाव है वो 19 अप्रैल को शुरू होगा। और इस चीज़ को लेकर के यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो जगह जगह के घूम कर के प्रचार कर रहे हैं। जो राज्य स्तरीय पार्टी के नेता हैं वो अपने राज्यों में धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहे हैं। चाहे दिल्ली के अंदर के जो नेता हैं वो दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, भगवंत मान साहब असम में प्रचार कर रहे हैं, पंजाब के साथ साथ तेजस्वी यादव बिहार के अंदर प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, धुआंधार तरीके से कर रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर खूब घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक ऐसी पॉलिटिकल लीडर है, महिला है, जिन्होंने कि बहुत ही अलग तरीके से अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद किया है या शुरुआत किया है। मैं बात कर रहा हूँ जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं आदरणीय मायावती जी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मायावती जी की जो पार्टी है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश की पार्टी है, एक राज्य स्तरीय पार्टी है, स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश में वो कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और उनका जो आधार है, जनाधार है, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। तो कायदे से तो ये होना चाहिए था कि मायावती जी को ये जो चुनाव है इसकी प्रचार की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करना चाहिए था। लेकिन मायावती जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत उत्तर प्रदेश से नहीं किया, बल्कि उन्होंने शुरुआत किया महाराष्ट्र के अंदर से। और महाराष्ट्र में भी उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया नागपुर से, जो कि आरएसएस का संघ का एक तरीके से गढ़ है, बीजेपी का एक तरीके से गढ़ है। वहाँ पर उन्होंने नागपुर में बेजान बाग एक जगह है जहाँ से कि मायावती जी ने अपना पहला चुनावी जनसभा किया। क्या कारण हो सकता है, क्यों उत्तर प्रदेश को छोड़ करके मायावती जी महाराष्ट्र के अंदर चली गई और वो भी नागपुर के अंदर चली गई अपनी पहली जनसभा करने के लिए? इसके दो प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, उसी को हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कारण हो सकता है मायावती जी का नागपुर जाने का, वो ये हो सकता है कि महाराष्ट्र और जो नागपुर की राजनीति है उसमें दलित काफ़ी प्रमुख भूमिका में है। यानी कि दलित राजनीति का एक तरीके से केंद्र कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति को या नागपुर की राजनीति को। दूसरी जो मुख्य वजह हो सकती है कि जो नागपुर की भूमि है, जो महाराष्ट्र की भूमि है, वो भूमि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। उनकी जन्मभूमि है महाराष्ट्र अंबेडकर साहब की। और नागपुर के अंदर, नागपुर ही वह जगह है जहाँ पर कि बाबा साहब अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था, बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था, बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि महाराष्ट्र में नागपुर से अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद करके मायावती जी इस बात का संदेश देना चाहती है देश के लोगों को, खास करके देश के दलितों को, कि हम आज भी दलित की प्रमुख नेता हैं और दलितों के वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरासत को अपने साथ ले करके और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं अपने इस मुहिम के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर कुछ विडंबनाएं हैं, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि ले करके मायावती जी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। वो क्या चीज़ है? सबको पता है ये चीज़, और विपक्ष के जितने भी सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी नेता हैं, इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, वो सभी इस बात को 50 बार दोहरा चुके हैं
कि और बाकी लोग भी जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल कॉज के लिए जो लोग काम करते हैं, प्रशांत भूषण जैसे प्रसिद्ध वकील हैं, तमाम ऐसे लोग इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कई बार कि जो 2024 का चुनाव है वो चुनाव इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और जब संविधान की बात आती है, जब आप संविधान का नाम लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में, आपके जहन में बाबा साहब की तस्वीर उभर आती है, जो कि संविधान के मुख्य शिल्पकार थे, जिन्होंने कि संविधान को बनाने में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। और मायावती जी उन्हीं बाबा साहब के आदर्शों पर राजनीति करती हैं, उन्हीं बाबा साहब के आदर्शों पर दलितों के वोट उनको मिलते हैं, और इसीलिए वो नागपुर चली गई। लेकिन यहाँ पर अब मायावती जी के साथ समस्या क्या है कि इस देश में अक्सर राहुल गांधी जी भी बोलते हैं कि एक तरफ दो विचारधारा की ये लड़ाई है जो चुनाव है ना, और संविधान बचाना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इस चीज़ से भी आप भली भांति वाकिफ़ हैं कि कई मौक़ों पर बीजेपी के जो लीडर्स हैं और बीजेपी के जो करीबी मंत्री हैं, जो लोग हैं, वो इस बात का जिक्र कर देते हैं गाहे बगाहे कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। 400 सीटें हमें चाहिए ताकि संविधान को बदल सके। उस संविधान को बदलने की बात बीजेपी के नेताओं द्वारा की जाती है, जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा और जिस संविधान के माध्यम से इस देश के जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो महिलाएं हैं, उन सभी लोगों को एक अधिकार मिला। ये उसी संविधान की देन है, और उसी संविधान को बीजेपी ख़त्म करना चाहती है। मायावती जी का स्टैंड क्या है? एक तरफ मायावती जी बाबा साहब के आधार पर राजनीति करती हैं, दलित वोट बैंक के आधार पर राजनीति करती हैं, अंबेडकर साहब के संविधान को बचाने की बात करती हैं, देश के अंदर जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके उद्धार की बात करती हैं। और दूसरी तरफ वो उन लोगों से दूरी बना रखी है जो कि इन सभी चीज़ों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा मतलब है इंडिया अलायंस, जो इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टियां हैं, उनकी लड़ाई तो इसी चीज़ के लिए है कि हमें इस देश के संविधान को बचाना है, जो हाशिए पर जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना है, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना है। लेकिन मायावती जी इंडिया अलायंस के साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही हैं, बल्कि एक मैसेज ये है कि मायावती जी बिना घोषणा के और अप्रत्यक्ष तरीके से वो उन शक्तियों के साथ खड़ी है जो कि इस देश के संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, इस देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं। यानी कि मायावती जी अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ खड़ी है। तो फिर किस आधार पर मायावती जी इस बात की उम्मीद करती है, ये अपेक्षा रखती है कि जो देश के दलित हैं वो मायावती जी के साथ जाएंगे? क्योंकि दलितों को जो अधिकार मिला हुआ है वो तो उसी संविधान के बदौलत मिला हुआ है जिसको कि बाबा साहब ने लिखा था, और बीजेपी के लोग उसी संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो ये संकट दलितों के सामने तो है कि हम क्या करें, हम कैसे मायावती जी के साथ जाएं, क्योंकि मायावती जी तो उस पार्टी के साथ खड़ी हुई नज़र आती हैं जो कि हमारा अधिकार ही छीन लेना चाहता है, जो कि आरक्षण ख़त्म कर देना चाहता है, जो संविधान का विरोधी है, जो लोकतंत्र का विरोधी है ना। तो तमाम ऐसे जो लोग हैं देश के अंदर, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, अल्पसंख्यक है, खासकर यहाँ पर दलितों का जिक्र करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मायावती जी की राजनीति वो बड़े स्तर पर दलितों पर
टिकी हुई है। उनका जो वोट बैंक है वो दलितों का ही वोट बैंक है। तो दलित को जो देश के अंदर और ख़ास करके जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित हैं उनको कन्विंस करना मायावती जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मायावती जी को ये चीज़ बताना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़ी है ना। अगर वो संविधान बचाना चाहती है, अगर संविधान को बनाए रखने की वकालत करती है, अगर वो दलितों के और पिछड़ों के अधिकारों की हिमायती है, तो फिर वो उन शक्तियों के साथ क्यों खड़ी है जो कि इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहता है। तो बेशक से यहाँ पर मायावती जी ने महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर एक जनसभा करके और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के तमाम दलितों को यह संदेश देने की कोशिश किया है कि हमारे पास बाबा साहब के लिखे हुए संविधान है, हम उनके विरासत को लेकर के चलते हैं। लेकिन मायावती जी के स्टैंड को लेकर के एक उहापोह की स्थिति है देश के अंदर दलितों में कि मायावती जी आखिर किधर हैं, है ना। क्योंकि ये जो लड़ाई है 2024 की, ये आर पार की लड़ाई है एक तरीके से। या तो आप इस साइड हैं या आप इस साइड हैं। लेकिन मायावती जी अभी ना तो इधर दिख रही हैं ना उधर दिख रही हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से वो एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है। वैसी स्थिति में इनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी दलित के वोटों को अपने साथ सहेज करके रखना। तो एक तरीके से कंफ्यूज्ड कर रखा है मायावती जी ने, है ना, कि वो किस स्टैंड पर हैं और कहाँ पर वो खड़ी हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।